नमस्कार। मिशन सच नेटवर्क से मैं राजेश रवि। आज हमारे साथ हैं इंडियन एचआर फोरम के प्रेसिडेंट, प्रबंध विशेषज्ञ और बिजनेस मैनेजर मैगजीन के संपादक। पिछले 40 साल से ये मैगजीन निकल रही है, अनिल कौशिक जी। अनिल कौशिक जी मल्टीनेशनल कंपनियों और देश की बड़ी कंपनियों को सलाह देते हैं, लगातार उनकी वर्कशॉप करते हैं और श्रम कानूनों के बारे में जानकारी देते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में कुछ बदलाव किए हैं। हम आज उनसे चर्चा करेंगे कि इन बदलाव का आखिर असर क्या पड़ेगा, क्या है ये कानून, क्या आज के युवा के लिए ये अच्छे संकेत हैं या कोई खतरा है। तो नमस्कार कौशिक जी। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका जी। अभी सुना कि एक श्रम कानूनों में कोई बदलाव आया है, तो किस तरह का, कौन सा बदलाव आया, ये जरा हमारे दर्शकों को एक बार आप बताएं। कुल मिला के कि ये बदलाव जो है, बदलाव से ज्यादा बहुत समग्र रूप से इन कानूनों को बदला गया है और लगभग केंद्र के 29 श्रम कानूनों को समाहित करके 4 लेबर कोड बना दिए गए हैं। और ये लेबर कोड 2020 में केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट से पास करा के राष्ट्रपति महोदय ने इनको स्वीकृति दे दी थी, परंतु लागू ये अभी 21 नवंबर से हुए हैं। तो इन कानूनों में मुख्य रूप से, जो अगर संक्षेप में बताऊं आपको, तो कुछ श्रमिकों के लाभ के लिए आर्थिक रूप से उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। कुछ उद्योगों को काम करने के लिए एक वातावरण तैयार करने के लिए मौका दिया गया है। और मुख्य रूप से अगर इसको बात माने तो दोनों के लिए एक संतुलन पैदा किया गया है इसके अंदर। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव इसका हो गया हो। तो आप जैसे बहुत लंबे समय से ये कर रहे हैं जी, तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद आप उसको बताएंगे कि भाई जैसे जब 2020 में इसको कानून को पास कर दिया गया था, और अगर ये कोई संतुलन का ही मामला है कि लेबर को भी फायदा, उद्योगपति को फायदा, तो फिर इसमें 5 साल क्यों लगी? इसको लागू करने में 2025 पे क्यों आया? क्या कहीं सरकार की कोई मंशा कुछ और थी? क्या है ये? बड़ा मुश्किल है इस बारे में स्पष्ट रूप से कहना, पर लगता है कि ये तभी भी लागू हो सकते थे, पर 5 साल तक सरकार ने अगर इनको लागू नहीं किया तो कोई राजनीतिक कारण रहे होंगे, कुछ और कारण रहे होंगे। परंतु अभी भी कानून तो लागू हो गए, परंतु इनके जो राज्यों द्वारा नियम बनाए जाएंगे वो अभी नहीं बने, वो लागू नहीं हुए। तो राज्यों के नियम अगर नहीं बने तो लागू माना जाएगा या नहीं? कानून तो लागू हो गए। ये जो यहाँ चारों कोड लागू हो गए, चारों कोड पूरी तरह प्रभावी हो गए हैं। अब वो हर राज्य को इनको पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए, प्रक्रियाबद्ध करने के लिए रूल बनाए जाएंगे। नहीं, तो अब जिससे मैं बहुत स्पष्ट एक पूछना चाहता हूँ, जैसे लेबर पहले हम जाते थे कंपनी में और भर्ती हो जाती थी और एक पीएफ, ग्रेचुइटी और सब तरह कटती थी, तो उसमें कोई परिवर्तन है क्या? उसमें कोई ऐसा लग रहा है कि भाई मैं नौकरी पाने जाऊंगा तो कोई ऐसा बड़ा बदलाव मुझे देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई बदलाव नहीं है कि नौकरी पाने के लिए जाएगा तो उसे कुछ बहुत बदलाव मिलेगा। पहले की तरह ईएसआई लागू है, पहले की तरह प्रोविडेंट फंड लागू है, पहले की तरह बोनस लागू है, पहले की तरह ग्रेचुइटी लागू है। तो वो सब चीजें पूरी तरह से लागू हैं। कुछ फर्क ये कह सकते हैं अपन उस रूप में कि एक नए किस्म के नियोजन को कहिए या नौकरी को कहिए, सरकारी कानूनी रूप से उसको एक मान्यता दे दी है, जिसे हम सामान्य भाषा में फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वो एक नई श्रेणी पैदा कर दी गई है, जिसमें यह है कि नियतकालीन के लिए कोई भी उद्योगपति किसी कर्मचारी को रख सकता है और उसको हटा सकता है। पहले हटाना मुश्किल था बहुत, अब हटाना उसके लिए आसान हो गया है। पहले कर्मचारी रखते थे तो पहले दिन से ही पीएफ कटने का भी प्रावधान था। आपका कहना है कि अब उसको फिक्स पे भी रखा जा सकता है? फिक्स पे रखा जाएगा, पीएफ अभी भी कटेगा। अच्छा, पीएफ अभी भी कटेगा, ईएसआई उसकी अभी भी कटेगी, पर वो एग्रीमेंट पे होगा। वो एग्रीमेंट पे होगा और उसे पता होगा कि मुझे कब जाना है। अच्छा, उसे पता होगा कि मेरी नौकरी का कॉन्टेक्ट होगा, उसे पता होगा कि मेरी नौकरी का आखिरी दिन क्या है। तो ऐसा पहले नहीं था? पहले बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था। अच्छा। पहले था, बहुत से उद्योगों में ये था, पर बहुत कम स्तर पे था, बहुत छोटे स्तर पे था। परंतु अब ये बहुत, मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर आएगा। अच्छा, नहीं तो अब क्या उद्योगपति परमानेंट एम्प्लॉय रखना पसंद करेंगे या इस पे ज्यादा जाएंगे? मुझे लगता है कि अब इस पे ज्यादा जाएंगे। तो इससे युवाओं के सामने तो एक बड़ा संकट भी है कि वो, मान लो बहुत सारे लोग तो कहते हैं जैसे नौकरी लगती है तो शादी वादी हो जाती है,
और पता लगा कि शादी के 6 महीने बाद हटा दिया, हाँ तो ये क्या आप सामाजिक रूप से और सामाजिक रूप बाकी भी से दिक्कत आएगी ऐसी? सामाजिक रूप हटा से भी सकते हैं? सामाजिक रूप से ये एक दिक्कत हो सकती है, परंतु मेरा इसमें ये भी मानना है कि आज के समय में जिसे अपन स्किल कहते हैं या हुनर कहते हैं, उस किस्म के लोगों को छोड़ना उद्योग के लिए बहुत आसान बात नहीं होगी जी। आदमी वो भले ही वो फिक्स टर्म पर रखा गया हो, भले ही वो नियतकालीन के लिए रखा गया हो, परंतु वो नियतकालीन की जो अवधि है वो बार बार बढ़ाई जाएगी, क्योंकि उसको आदमी चाहिए काम करने के लिए। हाँ नहीं, वो तो देखो हमेशा स्किल वाले को तो हमेशा स्किल वाले को चाहिए, परंतु स्किल वालों की संख्या और बाकी लोगों की संख्या भी तो काफी है ना, तो बाकी लोगों के साथ में बाकी ये लोगों के लिए मुश्किल नया कानून थोड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है। कर सकता है तो बिल्कुल। मतलब अपन क्या कहें कि ये लेबर के हिसाब से, या लेबर भी नहीं है तो और भी कर्मचारी सब उसी में आते हैं कंपनी में, तो उनके लिए थोड़ा हाँ, वो ये मान के चलें कि अब जैसे पहले कहते थे कि स्थायी नौकरी का दौर वो नहीं है, वो समाप्ति की ओर है। मतलब स्थायी नौकरी समाप्ति की ओर जाएगी आने वाले 5 सालों में। मुझे नजर आता है कि बहुत कम स्थायी नौकरियां रह जाएंगी। नहीं, पर सरकारों के दावे तो अलग होते हैं कि नौकरियां पैदा कर रहे हैं हम तो। सरकार नौकरी पैदा कर रहा है, पर सरकार स्थायी नौकरी पैदा नहीं कर रही ना। सरकार नौकरियां पैदा कर रही है, पर स्थायी नौकरी पैदा नहीं कर रही और क्वालिटी जॉब पैदा नहीं कर रही। नहीं तो क्वालिटी जॉब इससे तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे ना फिर। ऐसा तो सामाजिक रूप से किसी स्तर पे एक असंतोष कहिए या आक्रोश कहिए या असुरक्षा कहिए या आशंका कहिए, ये भावना हो सकती है। तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि ये जो नया कानून आया है इससे उद्योगपतियों को कुछ ज्यादा फायदा है और नीचे जो लोग नौकरी करने वाले हैं उनको थोड़ा कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि उद्योगपतियों को फायदा है कि वो निर्धारित अवधि में रख के उसको नौकरी से हटा सकता है, जरूरत नहीं है तो। कुछ क्षेत्र में कर्मचारी को फायदा है कि उसके जो वेतन की परिभाषा है जो बदल दी है, उससे पूरा लैंडस्केप बदल गया है उसका। नहीं, वेतन की परिभाषा से मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाली बात कह रहे हो? जो वेतन मिलता था उसको पहले कुछ लाभ उसको बेसिक पे मिलते थे। अच्छा, वेतन के हिस्से हो जाते हैं, बेसिक वेतन हो गया, एचआरए हो गया, कन्वेंस हो गया, कुछ अलाउंसेस हो गए, सारे इस तरह से पहले वेतन बनता था पूरा मिला के जी। तो कुछ लाभ खाली बेसिक पे मिलते थे। अच्छा, अब वो ऐसी परिभाषा बनाई गई है कि कुछ जो अलाउंसेस भत्ते दिए जाते थे उनकी सीमा तय कर दी गई है कि अगर वो भत्ते 50% से ज्यादा है, अच्छा, तो ऊपर का हिस्सा अपने आप निकल के बेसिक में आ जाएगा, बेसिक में जुड़ेगा। मतलब उससे फायदा ग्रेजुएटी में हो जाएगा, ग्रेजुएटी में फायदा होगा, ओवर टाइम में फायदा होगा, बोनस में फायदा होगा, बोनस में भी होगा, हाँ, उसको लीव एनकैशमेंट मिलने में फायदा होगा, उसको सभी किस्म से फायदा होगा उसको। नहीं, अभी जैसे पिछले दिनों से जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो सीटीसी पे कंपनी में नियुक्ति करती हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सीटीसी और ये इसको जरा एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कानून की निगाह में सीटीसी कोई कंसेप्ट नहीं है, कानून में सीटीसी की कोई बात नहीं है। सीटीसी कंसेप्ट इंडस्ट्रीज ने बनाया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस परिभाषा के बाद धीरे धीरे सीटीसी कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। सिर्फ सिंपल बेसिक वेज रहेगी और कुछ अलाउंसेस रहेंगे और उसी में सारा काम होगा। अगर सीटीसी रखी जाएगी तो जितने अलाउंसेस को छूट दी गई है उसके बाद का सारा पैसा अपना बेसिक में आ जाएगा, तो इसलिए वो सीटीसी में रखने में उसको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। क्योंकि अभी तो सीटीसी में उसका बोनस भी जुड़ जाता है उसका, और कोई गिफ्ट देते हैं वो भी सीटीसी में जोड़ देते हैं। अब वो सब हिस्सा उसको कुछ अगर वो सीटीसी में 1,20,000 है तो फिर वो बेसिक में जुड़ जाएगा जो भी उसका पार्ट जो उसका बेसिक के बाद का जो परमिसिबल अलाउंस दिए गए हैं, जो भत्ते बताए गए कि ये भत्ते, जैसे एग्जांपल के तौर पर एचआरए है, कन्वेंस है, आपका बोनस है, ओवर टाइम और कमीशन है, 5 भत्ते लेता हूं मैं जो कॉमन हर जगह चलते हैं। इन भत्तों में अगर पूरे वेतन की राशि 50% से अधिक है तो ऊपर का हिस्सा है वो बेसिक में आ जाएगा। नहीं, एक बार जैसे मान लो मुझे 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और बेसिक मेरी 50,000 है और बाकी सब चीज भत्ते हैं। आपकी बेसिक 50,000 अगर है और बाकी भत्ते आपके 50,000 है, बाकी भत्तों में अगर कुछ भत्ते ऐसे हैं जो एक्सक्लूड नहीं है, जैसे ये एचआरए, कन्वेंस, ओवर टाइम, बोनस और कमीशन, इनके अलावा कुछ भत्ते और भी हैं, तो जो और भत्ते हैं वो बेसिक में आ जाएंगे, आपके बेसिक में मान लिए जाएंगे। और ये जो 5 भत्ते हैं इनमें अगर 50% से ज्यादा राशि आ रही है तो वो भी बेसिक में आ जाएगी। तो हो सकता है आपकी बेसिक कुछ स्थिति में 17,000 हो जाए। अच्छा, जैसे 50,000 बेसिक है और आपका 30,000 रुपए मान लो कोई भत्ता अदर अलाउंस में दिखा रखा है, तो वो 25 से ऊपर का ही बेसिक में काउंट होगा, तो 30,000 जो आपके वो 50,000 जुड़ जाएंगे, उसमें जुड़ के बने जाएंगे।
अगर अगर वो उस पांच पांच जो परमिसिबल अलाउंस है उसमें है तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और जो अभी चर्चा में आ रही थी कि इस तरह हुआ है कि पहले जैसे आदमी अगर मान लो मैनेजमेंट में और लेबर में, कर्मचारी में कोई विवाद होता था तो वो सीधा लेबर कोर्ट में चला जाता था। हाँ तो क्या लेबर कोर्ट ऐसा सुना कि खत्म कर दिए गए हैं? हाँ, ऐसा भी कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा है कि पहले दो फोरम थे विवादों को सुलझाने के, एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल नाम का फोरम था, एक लेबर कोर्ट नाम का फोरम था। अच्छा, दोनों में अलग अलग प्रकृति के मामले जाया करते थे। बिल्कुल। अब इन कानूनों के हिसाब से लेबर कोर्ट नाम की संस्था को खत्म कर दिया गया है। अब पूरे देश में कहीं भी लेबर कोर्ट नहीं होगा? लेबर कोर्ट नहीं रहेगी, खाली ट्रिब्यूनल रहेगा। तो अभी जो केस चल रहे हैं लेबर कोर्ट में, लाखों केस होंगे अभी तो? जो लाखों के होंगे वो नियमों के हिसाब से ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर किए जाएंगे। अच्छा, हाँ, वो ट्रिब्यूनल के पास आएंगे। और ट्रिब्यूनल में भी परिवर्तन कर दिया गया है। पहले एक जज साहब ट्रिब्यूनल में बैठते थे, अब 2 सदस्यों की टीम बैठेगी। जैसे कि फैमिली कोर्ट रहे हैं आपने या कंज्यूमर कोर्ट है, उस तरह से उससे 2 सदस्यों की टीम बैठेगी। एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। नहीं तो अब इसमें जैसे लेबर कोर्ट तो हर जिलों में भी थी, हाँ जिलों में, हाँ तो ट्रिब्यूनल भी उसी तरह से जिलों में भी उस तरह रहेंगे, जिलों में रहेंगे। जिलों में भी रहेंगे। हाँ, परंतु पर एक उसमें मेंबर 2 रहेंगे, एक सरकार का आदमी रहेगा और एक जज रहेगा। जज रहेगा। तो क्या सरकार ने एक चाबुक अपने हाथ में लिया है, इसको कहे कि लेबर के खिलाफ जा सकता है? अभी तक तो ये सुनते थे कि अक्सर फैसले लेबर के पक्ष में हुआ करते थे। इसमें एक प्रावधान और डाला है जो राजेश जी आपने जिक्र किया है, बड़ा अच्छी बात है। इसमें एक प्रावधान और भी है कि अगर कोई फैसला ट्रिब्यूनल सरकार के खिलाफ करती है, तो सरकार को शक्ति है कि उसको माने या ना माने। तो फिर किस बात का ट्रिब्यूनल? ये दिया गया है। किस बात का ट्रिब्यूनल? हालांकि ये जो प्रावधान है बहुत पहले डाला गया था और शायद किसी राज्य के उच्च न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया था कि ये संविधान के खिलाफ है, ये नहीं हो सकता। परंतु सरकार ने फिर डाल दिया, दुस्साहस देखिए। अच्छा, फिर डाल दिया कि अगर कोई फैसला सरकार के खिलाफ है तो सरकार के हाथ में है उसको माने या ना माने। नहीं, अब इसमें मैं थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूं कि जैसे ट्रिब्यूनल में 2 तरह के केस जाएंगे। एक तो मान लो मेरा पीडब्ल्यूडी से झगड़ा है, तो मैं पीडब्ल्यूडी के खिलाफ गया और सरकार के खिलाफ फैसला हो गया पीडब्ल्यूडी के, तो सरकार नहीं माने ये उसकी मर्जी है? मतलब ये इसमें प्रावधान ऐसा रखा गया है। अच्छा, ऐसा प्रावधान रखा है कि सरकार चाहे तो फैसले को ना माने, नहीं माने। तो ऐसा प्रावधान है इसके अंदर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है कि फिर मतलब फिर उसको मनवाने के लिए भी कहीं मुझे कुछ देना पड़ेगा कि यार मान जाओ, मेरा पैसा भी ले लो, आप भी ले लेना, इससे कुछ ऐसा भी कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि इन प्रावधानों को चुनौती दी जाएगी, ये प्रावधान रखे गए चुनौती दी जाएगी और संभवतः उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय इन प्रावधानों को खारिज करेंगे। अच्छा, और किसी कंपनी के खिलाफ फैसला होता है, मान लो मैं जिस कंपनी में कोई नौकरी करता है उसके खिलाफ फैसला हो जाता है, तो उसमें सरकार का इंटरफेयर रहेगा? उसमें भी सरकार कुछ कर सकती है क्या? नहीं, उसमें नहीं, केवल सरकार के खिलाफ जो फैसले होंगे उसमें होगी। अच्छा, ये चीज तो ये बड़ा रोचक, बहुत छोटी बातें हैं, बड़ी रोचक चीजें हैं। नहीं, पर ये तो बहुत ही बड़ी बात है ना कि भाई सरकार के खिलाफ फैसला अगर दे भी दिया तो सरकार नहीं मानेगी उसे। ये संभव है, सरकार चाहे तो कह दे कि भाई इसको नहीं मानेंगे, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अच्छा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो फिर मतलब सरकार के खिलाफ जाना बेकार हो जाएगा। पूरा आदमी 10 साल केस लड़े और फिर फैसला लाए, और ऐसा लगता है मुझे कि तुरंत जैसे ये रूल्स वगैरह सब सारे नियम बन जाएंगे, नियमावली आ जाएंगी और जब ये चीज प्रक्रिया उसके अंदर आएगी तो इन प्रावधानों को चुनौती दी जाएगी और क्योंकि पहले खारिज हो चुके हैं ये, तो फिर दोबारा खारिज होंगे, ऐसा पूरी संभावना है। चलो ठीक है, तो आपको क्या लगता है अगले 10 साल या 5-7 साल में जी इस कानून की क्या स्थिति रहने वाली है? मतलब लोग क्या न्याय मांगने जाएंगे या बस धक्के खा के बैठ जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है विवाद ज्यादा आएंगे, न्याय मांगने जाएंगे विवाद ज्यादा। क्यों विवाद इसलिए ज्यादा आएंगे कि पहले के कानूनों में विविधता थी पर स्पष्टता बहुत ज्यादा थी। हर एक्ट अलग अपने आप में पूरा संपूर्ण एक्ट था और उसमें क्लियर प्रावधान थे। अब सबको मिला के एक बनाया गया है, कुछ चीजें छूट गई हैं, कुछ में कंफ्यूजन है, कुछ में क्लियरिटी नहीं है, तो विवाद ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जैसे ये जो ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट पहले भी थे, दोनों पहले थे, तो अब आइडिया है जैसे लेबर कोर्ट खत्म हो गया तो लगभग कितने केस चल रहे होंगे? लाखों केस होंगे, सब पूरे देश में लाखों केस होंगे। बिल्कुल, वो सब ट्रिब्यूनल में आ जाएंगे। तो वो सब ट्रिब्यूनल में आ जाएंगे, तो फिर अभी भी एक मजदूर को न्याय मिलने में 10-10 साल लग जाते थे और टाइम तो लगेगा। क्या उसका अब आजीवन केस में चलेगा? मुझे लगता है बहुत ये बड़ा मुश्किल कर दिया है कि कुछ इनको एक समाधान के लिए कुछ ऐसा फोरम बनाना चाहिए था सरकार को जिससे कि मामले जल्दी सुलझ जाएं। और इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, बड़ी रोचक चीज है कि इस पूरे जो श्रमिकों के विवाद वाले मामले में पहले सरकार का दखल था बहुत ज्यादा।
कि कोई भी विवाद हुआ तो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी उसमें दखल करते थे और उसको सुलझाने की कोशिश करते थे। अच्छा। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि हमारा दखल नहीं हो उसके अंदर, जो उद्योगपति है, जो इंडस्ट्री है और जो श्रमिक है अपने आप सुलझा ले सीधा बैठ के। ट्रिब्यूनल में जाए हमारे और यहाँ। सीधा अब वो आएगा ही नहीं वो जब आएगा। डिपार्टमेंट ही खत्म, तो डिपार्टमेंट को धीरे धीरे, खत्म। क्योंकि विवाद पहले शिकायत जाती थी, कंसिलेशन ऑफिसर बोलते हैं हाँ। लेबर डिपार्टमेंट में, वहां जाती थी, वो समझौते की कोशिश करते थे, समझौता नहीं हुआ तो सरकार के पास जाती थी और सरकार उसको कोर्ट में रेफर करता था और दबाव होता था कि समझौता कर ले। अब वो दबाव खत्म है, अब वो कंसिलेशन ऑफिसर के पास जाएगी, टाइम तय कर रखा है, 45 दिन के अंदर समझौता होगा, ठीक है, नहीं तो भैया कोर्ट चले जाओ। तो अब वो सीधा अपना 45 दिन के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जाएगा और अपना कोर्ट जाएगा, तो कोर्ट में अंबार लग जाएगा। वो जो सुलझाने वाली प्रक्रिया थी उसको धीरे धीरे ऐसा लगता है सरकार चाहती नहीं कि हम बीचों पड़े इसके अंदर। उद्योगपति जाने, इंडस्ट्री जाने और वर्कर जाने, अपना सुलझा लो बैठ के अपना। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। कुल मिलाकर ये मान लें कि जो नए संशोधन आए हैं वे शायद आगे आने वाले समय में आम आदमी को, यानी कि उस कर्मचारी को जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है या वो श्रमिक जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है, चाहे सरकार के ठेकेदारी प्रथा में कर रहे हो, चाहे सरकार का लेबर हो, उसको परेशानी पैदा कर सकते हैं। जहाँ लाखों केसों का अंबार पहले से था, उन केसों में बढ़ोतरी होगी, बाकी और राहत के रास्ते कम हो जाएंगे। राहत के रास्ते जैसा कौशिक जी बता रहे हैं कि कम होंगे, कम हो सकते हैं। तो संभल के रहिए, यही कहा जा सकता है। बाकी तो बहुत जानकारी आज कौशिक जी ने दी। बाकी ये एक बात मैं आखिर में कह के इसको क्लोज कर दें इसको, कि कर्मचारियों को भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अपनी डिग्री से ज्यादा अपने स्किल पर भरोसा करें, अपने हुनर को लगातार मांझते रहें, तराशते रहें, तो निश्चित रूप से आपके लिए एक नहीं सैकड़ों अवसर आगे खुलने वाले हैं और खुलेंगे। क्योंकि जिस ढंग से तकनीक और टेक्नोलॉजी सामने आ रही है तो बेहिसाब अवसर आने वाले हैं। कुछ जॉब खत्म होंगे, पुराने जो रूटीन जॉब हैं, पर उनकी जगह नए जॉब जगह लेंगे। तो आप अपने आप को ये बात मान के ना चलने की समय बहुत खराब है, समय अच्छा है उनके लिए जो अपने हुनर को तराशते रहेंगे। ठीक है, हुनर को तलाशना अच्छी बात है, पर ऐसे लोग भी हैं जो बहुत सामान्य स्थिति में रहते हैं, उनके लिए शायद परेशानी का समय हो सकता है। ठीक है, ऐसी जानकारी के लिए आप लगातार देखते रहिए मिशन सच नेटवर्क। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे फिर अच्छी बातें और अच्छे नॉलेज के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।